Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nuin and today we are going to study about second law of thermodynamics. Actually students second law of thermodynamics जो है इसकी जो basic application है वो आपकी हीट इंजन जो है वो इसकी बेसिक एप्लीकेशन है जिसको लेकिन वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। हीट इंजन भी उसी बेसिक्स के ऊपर और उसी जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के ऊपर जो है वो वर्क करती है जिस पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो बेस करता है। यानी ये आपको ये नजर आ रहा है, ये साइड पे जो स्टीम इंजन है इसमें बेसिकली वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग होता है कि जब कहीं स्टीम प्रोड्यूस होती है और उसमें पुराने वक्तों में जो है वो स्टीम इंजन से काम लिया जाता था कि स्टीम को प्रोड्यूस करा के और वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग कराया जाता था। तो उसी के ऊपर बेस ही आपका हीट इंजन है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो हम इसको देख लेते हैं कि according to the first law of thermodynamics tell us that the heat energy can be converted into equivalent amount of work. First law of thermodynamics ने आपको कहा था कि Q is equal to delta U plus W. This was your first law of thermodynamics कि आपकी जो heat energy है वो आपको वर्क डन प्रोवाइड करके देती है और साथ ही आपको इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी मिलती है उससे कि ना सिर्फ आपका वर्क डन होता है बल्कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी आता है आपकी हीट एनर्जी से। बट इट इज साइलेंट अबाउट द कंडीशंस अंडर विच दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस। लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कंडीशन है जिसके ऊपर ये कन्वर्जन होगी कि कब आपकी हीट एनर्जी जो है वो आपको वर्क डन परफॉर्म करके देगी। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न्ड विद द सर्कमस्टेंसेस, यानी इसने वो कंडीशंस बताई, वो हालात बताए इन विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क, जिसमें हीट एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। तो वो कंडीशंस उसने बताई एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, और साथ ये भी बताया कि हीट जो है वो कैसे फ्लो करती है, उसकी क्या डायरेक्शन होती है। यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप समझ रहे हैं कि एडवांस्ड फीचर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। अब इसमें बेसिकली होता क्या कि ये देखिए इसमें ये एक हॉट रिजर्वायर है, आप इसको HTR भी कहते हैं, और ये जो आपको कोल्ड रिजर्वायर नजर आ रहा है इसको आप LTR भी कहते हैं। हॉट रिजर्वायर या HTR का मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर को मैंने कहा LTR भी कहते हैं, या फिर इसको हम LTR का मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर। और हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। अगर आप इसके बीच में कोई हीट इंजन लगा दें, ठीक है, तो फिर वर्क डन किस तरह से होगा, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जो है वो हीट जाती है टुवर्ड्स हीट इंजन। हीट इंजन जो है वो कुछ हीट एनर्जी Q1 को जो है वो वर्क डन, आउटपुट वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है और बाकी की रिमेनिंग हीट जो है वो एक्सपेल कर देता है, ज़ाया कर देता है, खारिज कर देता है इनटू कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की या हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 था और उसकी जो हीट है वो Q1, और ये हीट और टेम्परेचर जो है ये जब हीट इंजन में जाते हैं, हीट इंजन जो है इनसे वर्क परफॉर्म करता है, आउटपुट वर्क W, तो बाकी की जो रिमेनिंग हीट Q2 है और एट टेम्परेचर T2 वो कोल्ड रिजर्वायर में एक्सपेल कर देता है। तो बेसिकली दिस इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ योर हीट इंजन। हीट इंजन इस तरीके से काम करता है, ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। तो जब आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करेंगे तो ये स्कीमेटिक डायग्राम भी आपने उसके साथ लाजमी बनानी है। तो ये इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये ऐसे ही है जैसे आपकी गाड़ी का इंजन है और गाड़ी में जब आप पेट्रोल से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का अंदर वाला जो हीट का एनर्जी है, जो हीट है अंदर वाली इंजन की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अंदर वाले एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो उसके लिए HTR होता है और उसके मुकाबले में जो बाहर का एटमॉस्फेयर है हमारी इन्वायरमेंट वो उसके लिए LTR होता है। तो होता ये है कि जब गाड़ी को आप स्टार्ट करते हैं तो फिर वो हीट एनर्जी Q1 जो है, क्योंकि वो हीटअप हो जाता है और हीट एनर्जी Q1 एट टेम्परेचर T1 जो है वो एंटर होती है आपके हीट इंजन में, जो गाड़ी का इंजन होता है। उसके बाद जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो उसकी हीट एनर्जी जो है वो उसके वर्क डन में कन्वर्ट होती है और साथ ही आप देखते हैं कि उसके पीछे से वो जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो एक्सपेल हो जाती हैं इनटू आवर इन्वायरमेंट विच इज़ द LTR, जो कि उसके मुकाबले में जो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर है उस इंजन के टेम्परेचर के मुकाबले में बाहर का टेम्परेचर जो है हमारी इन्वायरमेंट का वो बहुत कम होता है, इसलिए आप वो उसके लिए सिंक है। तो वो एक्स्ट्रा गैसेस जो है, वेस्ट गैसेस, वो सिंक में यानी हमारी इन्वायरमेंट में एक्सपेल कर देता है। अब यहाँ पर HTR को या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को आप सोर्स भी कहते हैं। दिस इज योर सोर्स। सोर्स वो होता है जो कि हीट को प्रोड्यूस कराता है। सो योर HTR इज ऑल्सो नोन एज सोर्स। और कोल्ड रिजर्वायर जो है आपका वो आपका सिंक भी कहलाता है। सिंक वो होता है जहाँ पे एक्स्ट्रा और वेस्ट चीज़ों को एक्सपेल किया जाता है। सो योर कोल्ड रिजर्वायर इज ऑल्सो नोन एज सिंक। ठीक है,
So before initiating the discussion on formal statement of the second law of thermodynamics, let us analyze the briefly factual operation of an engine. The engine of the system represented by the block diagram, ये जैसे मैंने आपको बताई है, absorbs a quantity of heat Q1, वो Q1 heat को absorb करता है from the heat source, जैसे मैंने आपको कहा कि वो heat source से absorb करेगा heat को at temperature T1 and it does work W और वर्क W परफॉर्म करेगा एंड एक्सपेल्स द हीट Q2 और बाकी की रिमेनिंग हीट Q2 जो है वो एक्सपेल कर देगा टू अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर या जिसको आप सिंक भी कहते हैं एट टेम्परेचर T2, यहाँ पे एक्सपेल कर देगा, खारिज कर देगा. एज द वर्किंग सब्सटेंस गोज थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस इवेंचुअली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट. तो वर्किंग सब्सटेंस जो है वो चूंकि वो एक साइक्लिक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली काम कर रही है तो वो अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ सकती है. द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज जीरो, और चूंकि वो अपनी साइक्लिक प्रोसेस है वो अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ सकती है. इसका मतलब है वर्किंग सब्सटेंस कौन सा है जो कि इसमें काम कर रहा है, वो अपनी साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है, साइक्लिक प्रोसेस की वजह से वो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है. तो जो उसका चेंज इन टेम्परेचर है कोई चेंज नहीं, क्योंकि जो इनिशियल टेम्परेचर था वापस वो अपने इनिशियल टेम्परेचर पे आ जाएगा, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा. और जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा. Hence from the first law of thermodynamics, net work done should be equal to the net heat absorbed. और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा तो आप देखें इसमें आप डेल्टा यू को जीरो पुट कर देंगे, और जब डेल्टा यू जो है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा तो यहाँ से आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि Q इज इक्वल टू W. लेकिन अब यहाँ पर Q एक नहीं है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक Q दो है. सो यू हैव टू राइट द डिफरेंस ऑफ हीट. आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 यानी सोर्स की हीट माइनस सिंक की हीट, ठीक है ना, HTR की हीट माइनस LTR की हीट इज इक्वल टू W. तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं. यही चीज़ आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाती है जो कि इन्होंने यहाँ पे बताई, और बेसिकली हमने इसको वैल्यूएट किया है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. सो इन प्रैक्टिस द पेट्रोल इंजन, जब आप पेट्रोल इंजन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स में भी पेट्रोल इंजन होता है, गाड़ियों में भी पेट्रोल इंजन होता है, ऑफ द मोटर कार एक्सट्रैक्ट्स द हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड कन्वर्ट्स अ फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी और द वर्क एंड एक्सपेल्स द रेस्ट ऑफ द हीट इनटू द एटमॉस्फेयर. ये इसकी एग्जांपल है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी है पेट्रोल इंजन की, कि वो क्या करता है कि वो HTR से हीट लेता है, उससे वर्क डन परफॉर्म कराता है, और फिर बाकी की जो रिमेनिंग हीट है उसको LTR में ज़ाया कर देता है, एक्सपेल कर देता है, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर होता है. इट हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड दैट द पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 25% होती है, और जो डीजल इंजन की एफिशिएंसी है वो 35 to 40% अवेलेबल हीट एनर्जी है इनटू द वर्क. यानी इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी 35 to 40% होती है डीजल इंजन की. पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25% है. अब जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी को वो वर्क डन में कन्वर्ट करा सकता है उतनी ज़्यादा उस इंजन की एफिशिएंसी होगी. हम यहाँ पर पेट्रोल इंजन की देख रहे हैं एफिशिएंसी कम है, उसके मुकाबले में डीजल इंजन जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होती है. वो 35 to 40% हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करा सकता है. पेट्रोल इंजन सिर्फ 25% अवेलेबल हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कराता है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. इस तरह ये चीज़ें आपको MCQs में पूछ सकते हैं. द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज फॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस. इट कैन बी स्टेटेड इन द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज. बहुत तरीकों से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है. उसकी जो फॉर्मल स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द हीट इंजन, जो कि हीट इंजन की वर्किंग के ऊपर बेस करती है. कैल्विन स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको हम. तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच मे कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर इंटायरली इनटू द वर्क विदाउट लीविंग एनी चेंज इनटू द वर्किंग सिस्टम. यानी आपके सिस्टम में कोई चेंज लाए बगैर ये नामुमकिन है कि आप, ये चीज़ नामुमकिन है. ये जो आपको दिखाई हुई है ना कि आप कह रहे हैं कि आप कुछ सारी की सारी जो आप HTR से हीट ले रहे हैं आप उसे वर्क डन में कन्वर्ट करा दें. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सम ऑफ द हीट मस्ट बी रिलीज इनटू द सिंक. कुछ ना कुछ हीट आपने सिंक में रिलीज होनी ही होनी है. सो दिस इज टिटबिट्स में जो है अकॉर्डिंग टू कैल्विन स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द प्रोसेस पिक्चर्ड हियर इज इम्पॉसिबल. हीट फ्रॉम द सोर्स एट अ सिंगल टेम्परेचर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटायरली इनटू द वर्क. यानी ये नहीं हो सकता कि सारी की सारी आप सोर्स से हीट लेके वर्क में परफॉर्म में कन्वर्ट करा दें, वर्क परफॉर्म करा लें उससे. यानी 100% एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की पॉसिबल नहीं है. सम ऑफ द हीट जो रिलीज होती है सिंक के अंदर उसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ द इंजन जो है वो रिड्यूस होती है, लेकिन वो होनी ही होती है.
उसके बगैर आपका कोई भी इंजन जो है इस सिंक के बगैर या LTR के बगैर वर्क नहीं कर सकता। हीट डायरेक्ट सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ हीट जो है वो ज़ाया होनी होती है, एक्सपेल होनी होती है इनटू द एटमॉस्फेयर। So this means that a single heat reservoir, no matter how much energy it contains, cannot be made to perform any work. इसका मतलब है एक HTR से आप काम नहीं चला सकते, आपको दूसरा हीट रिजर्वायर भी चाहिए होता है। दिस इज ट्रू फॉर ओशंस एंड आवर, ये भी एग्जाम्पल है, ये हम ट्रू है ओशंस के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल मैकेनिकल वर्क। लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते ओशंस की एनर्जी को, एटमॉस्फेयर की एनर्जी को वर्क में, इसलिए क्योंकि एक तरफ का आपको सिर्फ HTR रिक्वायर्ड नहीं है, आपको LTR भी इसके साथ रिक्वायर्ड है। So as a consequence of the second law of thermodynamics, two bodies at different temperatures are essential. दो bodies आपको चाहिए कम से कम, वो भी डिफरेंट टेम्परेचर की, एक हाई टेम्परेचर की होनी चाहिए और एक लो टेम्परेचर की होनी चाहिए। एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होना चाहिए, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर होना चाहिए फॉर द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू द वर्क। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हीट एनर्जी को वर्क में परफॉर्म कराया जा सके, इसीलिए ओशंस और एटमॉस्फेयर की एनर्जी ज़ाया जा रही है क्योंकि दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पे मौजूद नहीं है उसके लिए हमारे पास। सो हैंस फॉर द वर्किंग ऑफ द हीट इंजन देयर मस्ट बी अ सोर्स, ज़रूर एक सोर्स होना चाहिए हीट का एट हाई टेम्परेचर, एंड एक सिंक होना चाहिए एट लो टेम्परेचर, सिंक होना चाहिए टू विच हीट में बी एक्सपेल्ड, जिस पर आपने हीट को एक्सपेल कराना है। द रीजन फॉर आवर इनएबिलिटी टू यूटिलाइज द हीट कंटेंट्स ऑफ द ओशंस एंड एटमॉस्फेयर इज दैट देर इज नो रिजर्वायर एट द टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ एनी टू। यही वजह है कि वो खुद ही इतने लो टेम्परेचर के होते हैं, हमारे जो ओशंस हैं या हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह खुद ही सिंक है, तो उनके लिए मज़ीद कोई सिंक जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ उसके लिए कोई और रिजर्वायर नहीं है जो कि उससे कम टेम्परेचर का हो। दैट्स वाई उनकी एनर्जी जो है वेस्ट चली जाती है, वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कराई जाती। सो आई होप स्टूडेंट्स, ये जो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फुल एक्सप्लेनेशन की है, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा ये सारे पॉइंट्स। फिर भी अगर आपको कहीं मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई बात सही से समझ में ना आ रही हो, यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लेक्चर पसंद आए, यू कैन प्रेस द लाइक आइकन आल्सो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि फ्यूचर की जितनी भी लेक्चर्स हैं, यूजफुल लेक्चर्स, वो आपको सारे अवेलेबल हो सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम जो है वो अवेलेबल हो सकें। एंड अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.